सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि भारत की मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात पकड़ी गई है। पहले कनाडा ने मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और काले करतूतों का भंडा फोड़ा। अब कतर ने भी इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारतीय नेवी के साबिक एहलकारों के मकरूह किरदार बेनकाब कर दी है। कनाडा में दहशतगर्दी करने वाले रॉ के एजेंट तो बचकर निकल गए, मगर कतर में काबू आ गए और कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने पर भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। ये भारतीय एजेंट बज़ाहिर कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, मगर अंदरूने खाना खुफिया मालूमात इसराइल तक पहुंचा रहे थे। सच यह है कि पाकिस्तान ने बार बार दुनिया की तवज्जो भारतीय दहशतगर्दी की तरफ दिलवाई, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की घिनौनी कार्रवाइयों के सबूत तक दे दिए, मगर आलमी ताकतें नजरअंदाज करती रहीं। कनाडा और अब कतर के वाक़े के बाद दुनिया को यकीन आ गया होगा कि भारतीय अज़ाइम से आलमी अमन को खतरा है। इसकी मजीद तफसीलात भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, मगर फिल वक्त पाकिस्तान के मसला नंबर 1 पर बात करते हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं, शुबहात क्यों है, इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख रुहैल असगर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ हैं। शेख साहब, सदर भी कह रहे हैं अभी हाल ही इंटरव्यू में कि उनको भी यकीन नहीं है जनवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे। पीटीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है इलेक्शंस का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन की तारीख दे इलेक्शन कमीशन। नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है? नून लीग इस तरह की बात नहीं कर रही कि इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर क्यों नहीं डाल रही कि तारीख दें, तारीख? मैं आपकी गुजारिश करूं। जी सर, जी सर। असल पे हमारा एक एटीट्यूड बन गया हुआ है कि हमें हर काम की जल्दी है, हमें इससे परवाह नहीं है कि इसका असल तरीका क्या है, इसके मामलात कैसे आगे बढ़ने हैं। बातें चूँकि हमारे पास और वक्त नहीं है ना, हमारे पास तो मतलब इतना ज़्यादा वक्त है कि हमें और काम कोई नहीं है, बस इसी काम में जुटे हुए हैं। लेकिन कभी हम अगर इसको ज़रा टेक्निकली नहीं बल्कि असूली तौर पर देख लें तो मेरे ख्याल में शायद आपको इन सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। मैं अरसा दराज से जब आप पता नहीं अब आपको इसका इल्म है कि नहीं है, लेकिन मैं अरसा दराज से ये बात तवत्तर के साथ कह रहा हूँ कि देखिए, जब आपके सेंसस होते हैं तो आपका आइन क्या कहता है? क्या आइन में ये है कि आपके सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कराना बहुत ज़रूरी है? जी। वो एक प्रोसेस है, डीलिमिटेशन, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है, और डीलिमिटेशन का एक अरसा मेंशन है कि इतने अरसे में डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म होगा, और वो है 120 दिन। जी। अब 27 तारीख को ख़त्म होगा आपकी अपीलों का डेट। उसके बाद आपकी अपीलें सुनी जाएंगी, जिसकी तारीख ख़त्म होगी 30 नवंबर। 30 नवंबर के बाद ये सवाल बिल्कुल जायज़ और मुनासिब जमात की तरफ से लगता है, अकाबरीन की तरफ से ये सवाल उठाया जा सकता है कि अगर 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन, जिसके पास पूरा इख्तियार है और ये उन्हीं का इख्तियार है, प्रोक्रेटिव इलेक्शन कमीशन का है, खुद मुख्तार अदारा है, तो वो उसकी इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा 30 नवंबर के बाद। अच्छा। अब उसका पीरियड है 60 दिन। 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। नवंबर का मतलब है दिसंबर और जनवरी और कहीं फरवरी के कहीं इलेक्शन होगा। शेख साहब, अब ये मैं ये कंक्लूड कर लूं जरूर। मैं इससे यही कह रहा हूं कि अगर 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख अनाउंस नहीं करता तो एक बात ज़हन में रखें, ये कानूनी तौर पे भी, आईनी तौर पे भी ये गैर आईनी भी होगा, गैर कानूनी भी होगा। अब इसके लिए आपके पास एक खुला मैदान है कि आप उसके लिए आप किसी को भी आप एड्रेस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने ये करना था, नहीं किया गया, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सर, अब आप जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के तो अहकामात सर इलेक्शन कमीशन ने माने नहीं है। नहीं, ये बात आप देखें ना, मैं आपको वही अर्ज करता हूँ। अब मैं वो चले गए वो चीफ जस्टिस साहब, अगर उनको ये इल्म नहीं था कि उनका इख्तियार नहीं है तारीख देना, तो बड़े अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि इतने बड़े
मसन पे बैठ के भी शख्स को ये इल्म नहीं है कि ये उसका प्रोग्रेसिव नहीं है। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है सर। और इलेक्शन कमीशन ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, अब सर दोबारा ना माने, अगर काजी साहब को डेट दे देते हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं, नहीं सर, नहीं हजूर, नहीं, सुप्रीम कोर्ट तारीख नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट उनको पाबंद करेगा, हुक्म कर सकता है जी, हुक्म करेगा, नहीं, हुक्म कर सकता है, निशानदेही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ माजरत के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोग्रेटिव नहीं है। अच्छा। और हम ये सवाल बहुत जल्द उठा रहे हैं। अच्छा, आप इतना देर हमने सब्र बर्दाश्त किया तो हमें 30 नवंबर तक सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है। अब देखिए, अगर फर्ज कीजिए 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख दे दें, हराम है कि किसी के माथे पे शर्मिंदगी का एक पसीने की बूंद भी आए या माजरत कर ले। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वक्त का इंतजार किया कीजिए। सर, मसला ये है ना, जरूर दीजिए शेख साहब, आपकी इजाजत से ये जरूर कहिए कि ये मामला, जी आपकी इजाजत से, क्योंकि नज़ीर लगारी साहब भी सुन रहे हैं जी, मैं आपसे अब इजाजत ले लूंगा। अच्छा, चले एक सवाल, मेरी गुजारिश दो सवाल और, आप अपना काम जारी रखें। अच्छा, एक दो सवाल और, सिर्फ दो सवाल जी, दो सवाल। एक तो ये कि ये बात भी हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद मुआशी इमरजेंसी लगाई जाए और फिर वहां पर इलेक्शन शायद आगे चले जाएं, ये बात हो रही है। क्या ऐसी चीज को नून लीग मंजूर करेगी? अब मैं आपको एक गुजारिश करूं, फिर मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, आप सुनी सुनाई बातों पे या मफरूजों पे बिल्कुल डिस्कस ना किया, क्यों वक्त जाया करते आप। लेकिन मैं आपको इस पे इल्जाम नहीं देता, क्योंकि आपने तो काम करना है यार, आपने तो अपना प्रोग्राम चलाना है ना कोई तो हमें एक टॉपिक चाहिए ना, हमें कोई ना देखें। क्यों खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहां पे कोई खास इमरजेंसी लगाएंगे आप सर, और पाकिस्तान में इमरजेंसी नहीं लगेगी? कर देता हूं सर, कामरान खान साहब एक बड़ा नाम है सहाफत में, उन्होंने ये बात की है, दीगर लोग बात कर रहे हैं 25%। फजूल आदमी है, खुदा के लिए यार, खुदा के लिए। अच्छा, उस शख्स का नाम ले जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो हुकूमत आती है उसके धुन गाने शुरू कर देता है। आप छोड़ें इस बात को, आप अपनी बात करें, अपनी अकल और दानिश की बात करें। आपकी अकल क्या कहती है? आपके पास लगारी साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। सुनाई बातों पे मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि मईशत पहले है, मईशत ठीक हो जाए उसके बाद इलेक्शंस की बात कर लें। 25% सर कटौती सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में, उसकी सिफारिशात तैयार हो गई हैं सर, ये खबर है। तो इतने बुरे हालात हैं। भाईजान, मैं ये अर्ज करता हूँ, इस बात के तो कुछ दम नजर आता है कि ये आपकी मईशत को दुरुस्त हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं आप ही से सवाल करता हूँ, और मैं ये सवाल छोड़ के जाता हूँ आपके लिए भी और नज़ीर लगारी साहब के लिए भी, कि मुझे सिर्फ मेरी अक्ल और दिमाग में डाल दीजिए कि किस बुनियाद पर आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे। मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन सा ऐसा तरीका है कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आगे ले। हाँ, ये देखें, मैं आपको एक गुजारिश करूं, मैं उसको भी कह रहा था जब ये असेंबली इंटैक्ट थी, तो ये असेंबली का प्रोग्रेटिव था कि असेंबली में एक रेजोल्यूशन आती, उसमें आप ये तय करते कि हालात जो हैं इस वक्त इस काबिल नहीं है कि मुल्क मुतहम्मल हो सके इलेक्शंस का, तो इसलिए आप इसकी आप एक्सटेंड करें। वो असेंबली की पीरियड एक्सटेंड हो सकता था, ये एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ये एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट बादशाह सुप्रीम कोर्ट कर दे, तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। चले सर, आखिरी सवाल शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, एक नहीं कई रहनुमा के जी डील के नतीजे में मियाँ साहब वापस आए हैं। जिस तरह नैब अब दिखा रहा है कि पहले उन्होंने री चोटी का जोर लगाया कि जी मियाँ साहब जो है कॉन्विक्ट हों, सज़ा इनको मिलनी चाहिए, मुजरिम है, सज़ा दिलवाई। अब नैब को क्या हो गया कि वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई एतराज ही नहीं, अचानक मेरे पास पहले नैब क्या करता रहा? गुजारिश करूं जी सर, आपसे थोड़ी देर पहले मैं ये बात की है कि अब ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि जितने भी केसेस बनाए गए वो उनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ नफरत पे मबनी थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ उन रहनुमाओं की इज्जत नफ्स को मजरू करना था, और वो जो केसेस बनाए गए वो झूठ में मबनी थे जिनकी बुनियाद कुछ नहीं थी। तो जब ऐसे केसेस बनाए जाते हैं तो हजूर प्रोसिक्यूशन क्या करे वहां पे?
किस तरह जाके सर लड़ेगी पहले जब उसका बुनियाद ही नहीं। नैब झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाने वाले इदारे ने पहले झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए, अब वो कहते हैं कि जी झूठे थे बेबुनियाद थे, या तो कहें एडमिट करें, एडमिट भी नहीं कर रहे, कहते हैं एतराज नहीं। सर इसको देखें, मैं आपको पूछना गुजारिश चाहिए। करूं, इन्होंने जो रकम जाया 1 करोड़ रुपया, सर हम ट्रांसमिशन करते हैं बैठ करके जी मियां साहब को सजा हो गई, वो कन्विक्ट हो गए और ये जनाब जेआईटी बनी सुप्रीम कोर्ट, अब नैब कह देता है जी बात। तो सर इस इदारे को क्या करना है, झूठे और फ्रॉडी इदारे को जो गलत केसेस बनाता है, बंद करें इसको। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखे ना, एक शख्स जो था उसके मुतालिक आपको इल्म था कि उसका माजी क्या था, उसका हाल क्या था, उसका करैक्टर क्या था। उसके बाद जो साहिबान आए वो भी अपनी तय काम करते रहे। फिर उसके बाद आपको याद होगा बशीर मेमन साहब की वो स्टेटमेंट्स आपके सामने होंगी, वो भी आपके सामने होंगी, बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स आपके सामने होंगी। आपको वो भी याद होगा जब नारकोटिक्स का एक केस बना था तो वहाँ कुरान उठाए गए कि ये केस बिल्कुल ठीक है, और बाद में पता चला कि ये बेस का कुछ नहीं था, ये बेबुनियाद केसेस थे। अब जब चूंकि अब नैब के सरबराहान एक चेंज शख्स हो बदलने गए, से बिल्कुल बदल जाता है, तो अब भी नैब केसेस बना रहा है, फिर कोई और शख्स आ जाएगा तो ये केसेस बदल नहीं, अभी नैब ने कोई ऐसा केस नहीं बनाया। क्या आप ये समझते हैं? मुझे किसी एक केस का नाम दीजिए जिसकी बुनियाद ना हो। सर मुझे कोई एक केस बता दीजिए सर। ये क्या आप ये समझते हैं? मुझे एक बात बता दीजिए सर, क्या आप समझते हैं कि जो पैसा पाकिस्तान में आया और वो पैसा जो है वापस कर दिया गया किसी बहुत बड़ी शख्सियत को, जो स्टेट टाइकून थी, उसको स्टेट एजेंट टाइकून थी, जो उसको कर दिया गया, क्या वो केस नहीं बनना चाहिए? सर क्या आपने एक अमानत को, आपने एक अमानत में खयानत की? वो मियां साहब फिर मिलते क्यों हैं उनको? आप तो नहीं थे बैठे हुए, आप बैठे हुए थे। आप मुझे एक बात बताएं, आप उस मुलाकात में बैठे हुए थे? नहीं सर, मुलाकात बिल्कुल सर, उस रिपोर्ट हुई है। मुझे इस तरह मेरी बात सुन, वो घर गए उनके सर, वो वीडियो मौजूद है सर। और यार मैं खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया कीजिए। आजकल ओए अल्लाह के बंदे, आजकल तो हर बच्चे के हाथ में एक ऐसी चीज पकड़ी हुई है कि 1 सेकंड लगता है कि आपके सारा का सारा कच्चा छटा खोल के रख देते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ कि मफरूजों की बुनियाद पे बात ना कीजिए, गलत बात मत किया कीजिए, और अगर करते हैं तो फिर इसमें माजरत कर लिया कीजिए कि गलत हुई। पहले सर नैब से माजरत करवाएं। नैब तो माजरत ही नहीं कर रहा। फजूल मेरे पास आपके इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। खुदा के लिए अच्छी बातें करें, पता चले कोई उसकी आपके देखने वालों को पता चले कि किसी अक्लमंद आदमी के साथ बात कर रहे हैं। सर मेरी गुजारिश ये तो कम से कम होना चाहिए। सर आपके ख्याल है, आप कह रहे हैं कि नैब ने गलत केस बनाए, क्या सर उसके बाद चुप करके बैठ जाएं कि नैब ने गलत केस बनाया, झूठे बनाए? आप फरमा रहे ना कि उसने गलत केस बोलते ना, बोले ना, कहें आप, कहें हाँ ये जो केसेस थे गलत थे, ये केसेस गलत थे। अब देखिए ना, मैं इसमें अब इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता जी। नैब अब जो है वो कह रहा है कि जी हमें कोई इतराज नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए कि जो कन्विक्शन करवाई कुछ भी किया, जो वही प्रोसिक्यूटर वही इदारा, उसके सब चलने देना चाहिए कि ठीक है अब कल को फिर दोबारा यही कोई केस बना ले तो बनने दें। आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं समझ से कास्ट हूँ, मेरी समझ से बाहर है। मैं आप क्या चाहता हूँ, आप नैब को कंडेम कर दें। आप चाहते हैं झूठे केस बनाता है, आप भी उसी कंडेम करना चाहिए, उसी पलड़े में बैठना चाहते हैं कि लोगों की इज्जतों को उछाला जाए, लोगों को जलीलो ख्वार किया जाए, यही चाहते हैं आप? नहीं चाहता। और अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे अफसोस है ना सर। आप कह दें कि नैब मुझे आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें बात यह है कि जब नैब का सरबराह ऐसा हो जो इस बात का ख्याल करे कि इस किस्म के केसेस नहीं बनने चाहिए, या इस किस्म के जो केसेस बनाए जाते हैं उन केसेस को नहीं चलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में सब कुछ दुरुस्त चलेगा, सब कुछ। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने क्या किया था, केस बनाया, केस बनाने के बाद पता चला कि नहीं जी ये केस, मैंने उस प्रोसिक्यूटर से, बल्कि उस इन्वेस्टिगेटर से ये कहा था कि तुम्हें इसकी कोई ख्याल नहीं, कोई पास नहीं कि तुम लोग इस किस्म के केस बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया शेख उल असगर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग सियासतदान, आपने हमें वक्त दिया। नज़ीर लगारी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपको इंतज़ार करवाया, लेकिन वो शेख साहब चूँकि वो जिस तरह फरमा रहे थे कि जी मुझे फिर इजाज़त दे दें, तो इसलिए मुझे वक्त नहीं मिल सका कि आपसे बात कर सके, क्योंकि हमारे मेहमान थे। आपसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर हैं, एक ही इदारे में, इस वजह से मैंने जसारत की कि कुछ देर उनसे ही बात करता रहा। अब सर आपने गुफ्तगू उनकी सुन ली, उन्होंने भी सवाल छोड़ दिए बहुत से, लेकिन ये जो अब सदर साहब भी कह रहे हैं
कि जी कोई पता नहीं इलेक्शंस का कब हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सवाल कर रही है डेट कि आप मुतमईन हुए हैं शेख साहब की इस तौजी से कि जी 30 नवंबर के बाद आप दबाव डालें, अभी आप मुतमईन हो जाए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो काफ़ी है। और बिलावल ने जो बात कर दी कि वो साहब आ गए हैं जिनके लिए इलेक्शन रोके गए थे, तो फिर तो अब तारीख दे दे इलेक्शन कमीशन। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डेट दे चुका था। इलेक्शन कमीशन ने अब प्रेसिडेंट को डेट्स भेजी थी कि हम 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान जो है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो प्रेसिडेंट ने 30 अप्रैल की डेट दे दी थी और कहा था कि जी आप 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाएं, और डेट उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजी थी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, ये फैसला था मौजूद। और इसको कहा कि ये इख्तलाफी है, ये 3-4 का है, 4-5 का है, 2-3 का है, इस तरह का फैसला कहकर इसके ऊपर एतराज़ात किए गए। लेकिन बहरहाल ये फैसला था, और उस फैसले के बाद अमल दरामद का प्रोसेस ये हुआ कि प्रेसिडेंट को तारीखें भेजी गई और बताया गया कि जनाब ये तारीखें, और इलेक्शन कमीशन ने दी थी, और प्रेसिडेंट ने उनमें से एक तारीख जो है वो 30 अप्रैल का ऐलान कर दिया था। जब ऐलान हो गया, और प्रेसिडेंट को ऐलान करने के लिए किसी और ने नहीं भेजा था, जनाब मोहम्मद उसामा गाजी साहब ने भी भेजा था, नज़ीर गाली ने नहीं भेजा था, शेख रोहेल असगर साहब ने नहीं भेजा था, ये किसी असम्बली ने नहीं भेजा था, किसी सेनेट ने नहीं भेजा था, किसी सूबाई असम्बली ने नहीं भेजा था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भेजा था प्रेसिडेंट को कि ये हम इस हफ्ते के दौरान, यानी हम 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान इलेक्शन करा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा एग्री, आप 30 अप्रैल को इलेक्शन करा दें जी। अच्छा, ये मैंडेट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए जाने हैं। वो तो आज तक नहीं हुए जी। वो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने डेट दी, इलेक्शन कमीशन की डेट के बाद प्रेसिडेंट ने उसको ओके कर दिया, उसके ओके करने के बाद अब इलेक्शन की नॉमिनेशन वगैरह भी हुई है, लोगों के नाम भी दिए गए, इलेक्शन की वो बाकायदा प्रोसेस भी हुआ और टिकट विकट भी किया, लेकिन इलेक्शन तो नहीं हुए। जब इलेक्शन नहीं हुए हैं तो फिर हम इसको क्या कहें कि आइन की वायलेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का एक मसला बनता था कि वो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और डेट दे दी। चलें भाई ठीक है, इलेक्शन कमीशन की डेट थी उस पर अमल होता, प्रेसिडेंट की डेट थी उस पर अमल होता जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी एक डेट दी कि 14 मई को इलेक्शन करा दो, वो भी नहीं हुए। अच्छा, अब इलेक्शन जी, काजी फाइसा साहब के पास भी दरखास्त है, अब देखते हैं कि क्या होता है उसमें। वो भी अब चल रही है, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से अब गई हुई है दरखास्त। दूसरा सर मामला है, अब तहरीक इंसाफ के हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी है, और वो कह रहे हैं कि जी PTI के बगैर इंतखाबी नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा, और इलेक्शन कमीशन तारीख भी दे। सर इसकी क्या वजह है? चूँकि अभी तो चाहे मुस्लिम लीग नून हो या आप देखते हैं कुछ और, मौलाना फजल रहमान साहब भी, वो तो किसी तरह स्पेस देने को तैयार ही नहीं है PTI को। तो पीपल्स पार्टी को क्यों अब ये एहसास हो रहा है कि शायद इनको दीवार से लगाया जा रहा है और इस तरह इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे? तो ये एक फ़ज़ा बन रही है कि डिसीजन हो चुका है कि जनाब बिल्कुल एक ही पार्टी को किसी ना किसी तरह लेकर आना है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो इन तजर्बात को देख चुकी है ना कि दीवार से लगना क्या होता है। वो तो दीवार से लगी है, एक बार नहीं कई बार लगी है, और दीवार से निकलने के बाद वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद वो बाहर आई। और जिस पार्टी का हम बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बदकिस्मती से उसने दीवार से लगाए जाने के बाद वो कुछ चीज़ें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। इसका सबको एतराफ़ करना चाहिए कि वो जो कुछ अमल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद एक और प्रोसेस शुरू हो गया है। 9 मई के वाक़यात नहीं होते हैं तो ये सारी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी होती है कि जनाब वो बिल्कुल ठीक समझा जाता। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि 9 मई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी इसमें शामिल थी, मैं नहीं कहता हूँ। इसमें ज़ाहिर है जो लोग यहाँ बैठे हुए थे वो नहीं थे, जो लोग उन मौके पर मौजूद नहीं थे वो नहीं थे, जिन लोगों का कोई उसमें कन्वर्सेशन नहीं है वो नहीं थे, जिन लोगों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया वो नहीं थे, और वो लोग सारे के सारे तो नहीं हो सकते हैं। तो जो लोग हैं क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? क्या तहरीक इंसाफ की
जो है वो उनको उनकी नॉमिनेशन कबूल की जाएगी, उनको बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, क्या उनको इंतखाबी निशान अलाट होगा, ये सारे सवालात मौजूद हैं। और ये सवालात इसी तरह से जिस सोसाइटी में मौजूद हैं, आपके पास मौजूद हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं। तो ये तो जाहिर है, इसको देखना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुझमें जहाँ तक मेरे इल्म में है कि उनको तलवार का निशान मिला है, और तलवार का निशान मिला है उनको तकरीबन कोई 50 साल के बाद, यानी 45 साल तो ये हो गए ना, उन्होंने जब तलवार का इलेक्शन लड़ा था 1977 में। अब 46 साल के बाद, बल्कि 47 साल के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी तलवार के इलेक्शन पर, तलवार के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, वो उसमें उनका जश्न भी होगा, जी भुट्टो साहब का निशान है तो इस पर भी करेंगे, लेकिन बीबी का निशान जो तीर है वो तो नहीं है उनके पास। इसी तरह से क्या पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या नून लीग का निशान मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है। ज़ाहिर ऐलान हो चुके हैं, जो ऐलान हो चुके हैं वो तो मिलने हैं, वो मिलेंगे। तो अब बहुत सी चीज़ें अभी सवाल निशान है। अच्छा, कि सर, कौन, एक और अगर किसी पार्टी को लगारी साहब एक और सवालिया निशान है कि ये सेटअप जो इस वक्त है, निगरान सेटअप, कि वाकई निगरान है भी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अब नोटिस भेज दिया है, क्योंकि वकील साहब आए, उन्होंने कहा जी आपने नोटिस नहीं भेजा, कि एतराज़ ये है कि काबीना में ऐसे लोग हैं जो जानिबदार हैं। खुर्शीद शाह साहब 7 लोगों की बात करते हैं। नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि जी ये तो सरकारी अफसरान रहे हैं, इनका बराह रास्त हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारे दौर में ये रहे या उनकी रिकमेंडेशन थी। तो ये आपको कहाँ तक नज़र आ रहा है कि कोई ये जानिबदारी है, या क्या बनना चाहिए इसका निगरान सेटअप का? नहीं, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये निगरान सेटअप जैसा भी बना हुआ है, ये इसका काम था इलेक्शन कराना। तो जाहिर है जो मुद्दत के अंदर इलेक्शन कराना था वो तो नहीं हो रहे हैं, और इसका उस मुद्दत से आगे जाने की जो उनकी कानूनी हैसियत है, आइनी हैसियत है, वो अभी रहेगी उसके ऊपर कि कौन वैलिडेशन देता है, इनको कौन जाकर, जो नई असम्बली आती है क्या वो नई असम्बली इस सारे अमल को लेजिटिमेट करेगी, क्या इंडोर्स करेगी, ये तो एक बात का सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि जो पूरा प्रोसेस हुआ है, अच्छा इसको तो कर लें आप, ये क्या करेंगे। पंजाब में जो है वो हुकूमत जो जनवरी में 14 जनवरी को बनी है, और अब इसका 10वां महीना ख़त्म हो रहा है, 11वां महीना अगले महीने होगा, 12वां महीना हो जाएगा, फिर 1 साल हो जाएगा, फिर 1 साल 1 महीना हो जाएगा। तो आप इलेक्शन कहाँ ले जाएंगे, इस पूरी मुद्दत कहाँ ले जाएंगे, कौन बात करेंगे, क्योंकि 4-4 महीने के बजट आ रहे हैं और 25% कटौतियों की खबर है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में। तो क्या ये निगरान सेटअप ये इस तरह के स्टेप्स ले सकता है, इससे क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? ब्रेक के बाद ये भी बात करेंगे, और साथ ये कि नैब ने जिस तरह से अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बयानात दिए हैं वो भी हैरानकुन है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अजीब मंजर था कि जहां पर प्रोसिक्यूटर नैब, यानी वही प्रोसिक्यूटर्स, वही इदारा, वही नैब कि जिसने इड़ी चोटी का जोर लगाया, बड़ी कोशिशें की कि किसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवाई जा सके, और उसमें वो कामयाब हुए। सज़ा हो गई, जुर्म साबित हो गया, एक जुर्म की सज़ा मियां नवाज शरीफ साहब भुगत रहे थे, फिर वो बाहर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो आए तो नैब का रवैया बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। उनको किसी बात पर एतराज़ नहीं, ना ज़मानत पर एतराज़ है, ना अपीलें बहाल करने पर एतराज़ है, कि जो अपीलें इसलिए ख़त्म हो गई कि उनकी पैरवी ही नहीं की जा रही थी, यानी जो मुजरिम है वो है ही नहीं, जुर्म साबित होने के बाद वो मुजरिम की हैसियत में थे। अब जिस तरह से नैब इस केस में परसू कर रहा है, क्या इसी तरह से होता है आमतौर पर कि एहसास हो जाए कि जनाब गलत हमने सज़ा दिलवा दी, तो फिर क्या प्रोसिक्यूशन का यही अंदाज़ होता है? ये आम बात है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहब ये कह रहे थे कि जहां हमें लगे कि मुलजिम के हक़ में कोई चीज़ है तो वो भी हमारा फ़र्ज़ है सामने लाना। नवीद हयात मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। नवीद हयात मलिक साहब, क्या ये होता है कि एक सज़ा हो जाए और अपील में पता चले कि हमने गलत सज़ा दिलवा दी है, लिहाजा जो हक़ में चीज़ें जाती हैं हमें वो दिखानी चाहिए, नैब को दिखानी चाहिए, कहना चाहिए कि हमें ना इनकी ज़मानत पर एतराज़ है, ना इनको सहूलत करने पर एतराज़ है? जी नवीद हयात साहब। अच्छा, नवीद हयात साहब से अभी राब्ता मुनक़ता हुआ है। लगारी साहब, आप कैसे देख जो पेशरफ्त हुई है अदालत में, मियाँ साहब को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया? देखें, नैब के बारे में मैं तो हमेशा से, जब से ये इदारा वजूद में आया है तब से लेकर अब तक, मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है। मैं समझता हूँ कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसीलिए ही
कभी किसी को लिटा देता है, कभी किसी को उठा देता है, कभी किसी को नायल करार देता है, किसी को सज़ाएं दिलवाता है, फिर सज़ाएं माफ़ करवाता है, बग़ैर सज़ा के भी बड़ी मुद्दत के लिए लोगों को अपने पास रखता है और फिर भी कुछ साबित नहीं होता है तो भी इनके पास रहते हैं। और अब तक क्या हुआ है इस मुल्क के अंदर नैब के, आपको मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक ऐसी भी शख्सियत है मुल्क के अंदर जिनको 40 साल सज़ा हुई लेकिन वो एक दिन भी जेल नहीं गए। ऐसी शख्सियत मौजूद है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क में ऐसे भी हैं और साबिक बहुत बड़े मनसबदार हैं पाकिस्तान में, पंजाब में एक बहुत बड़े ओहदे पर रहे हैं और मरकज़ में भी रहे हैं। वो उनको सज़ा हुई और उनके ऊपर जुर्माना हुआ लेकिन उन्होंने एक दिन भी जेल नहीं देखी। उनके बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सज़ा हुई लेकिन जेल में नहीं गए। ठीक। अच्छा, फिर एक और चीज़ थी बड़ी बारगेनिंग, वो भी क्या करते थे। लेकिन अब आपके सामने मलिक साहब आ गए हैं तो बहुत से सवाल आप मलिक साहब से करें ना। बिल्कुल नवीद मलिक साहब, सवाल मेरा ये था कि क्या ये आम बात है कि प्रोसिक्यूशन पहले कहे कि जी हमने जुर्म साबित करवाया, बड़ा ज़बरदस्त सारा कुछ हुआ, अब अगर कोई मुजरिम बाहर से वापस आता है और वो कहता है कि जनाब मेरी अपीलें बहाल की जाए, नैब कहता है हमें एतराज़ नहीं, ज़मानत चाहिए, वो कहते हैं हमें एतराज़ नहीं, तो ये आम बात है कि प्रोसिक्यूटर कह रहा हो कि जी हमारा फ़र्ज़ है कि जो उसके हक़ में चीज़ आए वो भी हम सामने लेकर आए, तो सज़ा फिर गलत दिलवाई है या जो हो रहा है वो गलत है? देखिए, जो इस वक्त नैब की रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें एक सेक्शन 8 में अमेंडमेंट की गई और जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उनका बेसिक जो जोर था वो इसी बात पे था कि सेक्शन 8 में जो अमेंडमेंट की गई उसके बाद हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या मौक़िफ़ है, बल्कि ये भी देखना है कि अक्यूज साइड क्या है और हमने इक्वली ट्रीटमेंट करनी है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये जहाँ तक नैब की वो हैसियत का तल्लक है वो तो जाहिर बात है, उस पर काफ़ी सवालिया निशान है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे और जितने भी मुकदमात ये नवाज शरीफ साहब पर बने ये भी आप देख लें कि इनमें क्या असलियत क्या है और इनमें क्या, क्योंकि पहले 2 ऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं एक्विटल के, मरियम नवाज साहिबा का और सफदर साहब का, और उसमें कोर्ट ने बड़ी डिटेल्स में जजमेंट दी। उस जजमेंट का भी हवाला दिया गया और बताया गया कि उसमें ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इसमें कुछ ऐसा मवाद नहीं है कि इवन के नवाज शरीफ साहब तक को भी सजा हो सके, तो इसलिए इनको एक्विटल, उनको दोनों को एक्विट किया गया। तो इसमें अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक जो इनकी अपीलें बहाल होने का ताल्लुक है वो जो है वो चूँकि इनकी नॉन अपीलेंस पे वो दाखिल दफ्तर की गई थी और जो फौजदारी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, क्रिमिनल अपीलें जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती नॉन प्रोसिक्यूशन पे, वो हमेशा मेरिट पे ही डिसाइड होती हैं। और जब कोई आदमी आज रहता है, सरेंडर कर देता है कोर्ट के सामने और वो कहता है कि मैं मेरिट पे इस केस को लड़ना चाहता हूँ, तो उस सूरत में भी मुतअद्दिद सुपीरियर कोर्ट्स के जो फैसला जाते हैं कि वो रिस्टोर कर दी जाती हैं। इसमें तो 2 हाथ आगे बढ़ के जो प्रोसिक्यूशन थी, नैब थे, उन्होंने कहा कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, लिहाजा कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि अपीलें बहाल करती। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये, जिस तरह शेख रुहैल असगर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शुरू में थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो फरमा रहे थे कि मैंने जब बार बार उनसे पूछा कि नैब के रवैये के बारे में, उन्होंने कहा जी जब सरबराह अच्छा आ जाए तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे इदारे उस तरफ जाती नहीं, सरबराह अच्छा आ गया तो केस और तरह चलेगा, सरबराह बुरा आ गया तो केस और तरह चलेगा। तो इदारे हमारे डिपेंड करते हैं सरबराह पर कि कैसा सरबराह नैब में आ गया है। सर, इसमें किसी हद तक हकीकत भी है। सरबराह पे, किसी भी इदारे के सरबराह पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो अपने इदारे को किस तरीके से चलाता है। लेकिन जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, नैब की पर हमेशा सवालिया निशान रहा है। आपने अभी छोड़ दें, आप पीछे 10 साल से जब से ये नैब आ रहा है, मुशर्रफ दौर से भी आप देखेंगे कि इसको इस्तेमाल किया जाता रहा मुखालफिन को दबाने के लिए और उनके खिलाफ मुकदमात बनाने के लिए, और बाद में आज तक आप देखेंगे नैब ने जितने भी मुकदमात बनाए उनका फिर अल्टीमेट क्या डिसीजन हुआ। तो इसके सोचना पड़ेगा, हमेशा एहतसाब होना चाहिए। तो आज जो केसेस नैब बना रहा है उस पर भी कल को फिर सवाली निशान होंगे कि वो कल को तहरीक इंसाफ कहेगी कि फिर तो आपकी जो हैसियत है ना वही मशकूक हो जाती है। इसमें एहतसाब की हद तक किसी को कोई वो नहीं है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन एहतसाब सब जो भी किसी बात में मुलव्वस है उसका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जो अपोजिशन में है उनका डिफरेंट तरीके से हो और जो हुकूमत में है वो उनका डिफरेंट तरीके से हो। आप देखेंगे थोड़ा सा पहले चले जाए,
जो यही नैब था जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कुछ एक दो मुकदमात ओपन किए, और उसके बाद उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे उनकी एक वीडियो सामने आ गई, और उसके बाद से क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब लोगों के या नून लीग के खिलाफ मुकदमात बनने शुरू हो गए, और जो PTI है उसके खिलाफ मुकदमात खत्म होने शुरू हो गए। तो ये है कि सरबराह पे बड़ा डिपेंड करता है, सरबराह हॉनेस्ट शरीफ आदमी हो और अच्छे किरदार का मालिक हो और अच्छे माजी का मालिक हो, तो वो जरूर उस इदारे पे फर्क पड़ता है इदारे की साथ पे। यानी नैब के सरबराह PDM ने लगाया आफ्ताब सुल्तान साहब, वो इस्तीफा दे गए कि जो मुझसे कहा जा रहा है मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब है प्रेशर था। जी ये अच्छे और ऑनेस्ट आदमी की यही निशानी है कि अगर वो देखे कि कोई ऐसी बात है जो मेरे ज़मीर के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, जो आइन के खिलाफ है, तो या तो उससे इनकार करे, अगर फिर भी दबाव हो तो वो इस्तीफा दे दे, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर सर उसके बाद जो आए तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो वही केस जो पिछला नहीं बनाना चाह रहा था। अगर मैं आप किसी की जात को मैं नहीं तनकीद का निशाना बनाना चाहता, लेकिन ओवरऑल इस पे बेहतरी की जरूरत है। या तो इस नैब के दायरे को ही बंद कर देना चाहिए और कोई और ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि जो भी एहतसाब है वो बिला तफरीक हो। लेकिन अगर इस नैब के दायरे को रखना है तो फिर इसमें अब कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट की गई हैं, मेरा उससे बेहतरी आने की उम्मीद भी है। लेकिन उससे भी इदारे के जो भी कौन उसका इंचार्ज है, कौन उसका सरबराह है, इस पे बड़ा डिपेंड करता है। बिल्कुल सही सर। वो जस्टिस राट जावेद इकबाल साहब भी थे, वो भी इन्हीं जमातों ने लगाए थे जिनकी हाल ही में हुकूमत रही, उसके बाद भी एतराज आ गए। आप सही कह रहे हैं, किसी के अंदर तो झांक के तो कोई नहीं देख सकता। देखें आप, जो भी बंदा कोई लगाता है वो तो देखता है कि शायद एक अच्छी रेपुटेशन के मालिक है या अच्छे जो है उनका एक माजी गुजरा हुआ है, तो वो अगर लगा दे उसके बाद फिर ये असर हमारा अलमिया है कि कोई शख्स किसी के लिए अच्छा है, कोई शख्स किसी के लिए बुरा हो जाता है, फिर वो हमारी बदकिस्मत। और वही बुरा शख्स फिर बाद में दूसरे के लिए अच्छा और फिर किसी के लिए बुरा। हुकूमतें बदलने से, शख्सियात बदलने से सब होता है। लेकिन सर एक एतराज़ ये भी किया गया कि आज 36 मिनट में महफूज फैसला सुनाया गया, लेकिन इसी तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके हवाले से 16 तारीख से एक फैसला महफूज है वो नहीं सुनाया जाता। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है किसी भी जज पर कि वो जितनी मर्जी अरसे तक फैसला महफूज रखे। देखिए इसमें भी जो रूल्स हैं उसके लिए कुछ पीरियड मुकर्रर है कि इतने पीरियड के अंदर जो है वो महफूज फैसला सुनाया जाना चाहिए। लेकिन केसेस के हवाले से जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। आज का जो केस था ये चूंकि नवाज शरीफ ने सरेंडर किया हुआ था और उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब अदालत से बाहर नहीं जा सकते थे जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं आता। अगर वो अपने मुकदमे के फैसले को सुने बगैर अदालत से बाहर निकल जाते तो फिर ये प्रिज्यूम किया जाता कि शायद उन्होंने अपने तौर पे ही ये वो मान लिया है कि शायद मेरी जमानत बहाल हो गई है। लिहाजा हो सकता था कि उनकी दरखास्त खारिज हो जाती और उनकी वहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती। लिहाजा जब तक इनका फैसला ना आता वो अदालत से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो शायद फैसला उनका जल्दी आया। और वो जो दूसरा आप कहते हैं कौन सा वाला फैसला रिजर्व हुआ है सर? उनकी जमानत का, साइफर में जमानत, साइफर का तो आज उनका कोई केस लगा हुआ था शायद, लेकिन उस हवाले से मेरे इल्म में नहीं है कि कौन सा फैसला रिजर्व है। लेकिन उस पर कुछ पीरियड मुकर्रर होता है, कुछ 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने, इतने में जो भी महफूज किसी भी मुकदमे में फैसला किया हो वो सुनाया जाना चाहिए। जी चल ठीक। इसके साथ खैर एक ये भी आ गया कि साइफर केस को ओपन कोर्ट की जो दरखास्त थी वो खैर मुस्तरद हुई है। अच्छा लगारी साहब, जिस तरह से ओपन कोर्ट की नहीं थी सर, वो जेल के अंदर ट्रायल की और गवाहान को रिकॉर्ड न करने की दरखास्त थी। जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसको रोका जाए और जो कल गवाह रिकॉर्ड होने हैं उनको रिकॉर्ड न किया जाए तो वो मेरे ख्याल एप्लीकेशन। जी सर, वो ओपन कोर्ट का यही हुआ ना सर, जेल में ना हो, ओपन कोर्ट में हियरिंग हो। खैर तो ये अब शायद कुछ अरसे के बाद ये बात पता लगे कि जी ये गलत हो रहे थे फैसले। तो कभी वक्त बदलता है तो हालात बदल जाते हैं। अब इस वक्त हालात सारे नज़र आ रहे हैं कि नून लीग की फेवर में है। तो लगारी साहब एक परसेप्शन जो है, ये तो कानून की बात है, ज़ाहिर है वो वकला देखते हैं, कानून के तौर पर देख रहे होते हैं, लेकिन यही पिछले 4-5 साल में, हत्ता कि उस वक्त नून लीग की हुकूमत भी थी, बिल्कुल हालात फ़र्क थे। अब पंजाब हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, यानी सबको बड़ी हैरानी हुई कि उनकी तरफ से आ गया कि मियाँ साहब और उनके वकला ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए बताया कि मियाँ साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती। और अब उसका तहरीरी फ़ैसला पंजाब हुकूमत का आ गया है कि जी मियाँ साहब की सेहत ऐसी नहीं है कि उनको जेल में रखा जा सके, इसलिए हमने उनकी सज़ा सस्पेंड की थी। तो एक केस में पंजाब हुकूमत ने सस्पेंड कर दी, एक में हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। तो ये आम आदमी को तो यही नज़र आ रहा है कि हवाओं का रुख किधर है।
आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो क्या मैं और आप या कोई और या मलिक साहब जो हैं इसमें चश्मपोशी करेंगे, क्या कहेंगे नहीं जनाब हालात का रुख तब्दील नहीं हुआ है। देखें बात यह है कि जब आप रूल ऑफ लॉ पर तकादा करते हैं और उसका मुतालबा करते हैं तो फिर यही तकादा है कि जो कानून हो वो यकसां सबके साथ होना चाहिए। लेकिन इस कानून के बारे में, एक सज़ा के बारे में तो पहले से ये आ चुका था और उसमें कोर्ट ने जब मरियम को रिहा किया और साथ में कैप्टन सफदर को भी रिहा किया तो उसके अंदर वो जजमेंट जो दी थी उस जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मेन एक्यूज पर भी केस साबित नहीं हुआ तो फिर सज़ा मुअत्तल होना क्या, क्योंकि ये वहाँ से एब्सकेंडर करार दिया गया था, वो पेश नहीं हो रहे थे, इस वजह से जो है ये मामला यहाँ तक पहुँचा होता। जब मेन फैसला जो लिखा हुआ है जो जो को एक्यूज हैं उनकी बरियत के फैसले में ये भी लिखा हुआ है कि मेन एक्यूज के खिलाफ फैसला साबित, मेरे ख्याल में इसका हवाला भी दे रहे थे शायद नवीद हयात मलिक साहब, तो इसकी बात भी कर दो जी। तो अगर कोई ऐसा फैसला है पहले से तो वो रिलीफ तो शायद मेरे ख्याल में जस्टिफाइड होगी, वो समझी जाएगी कि दी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेवर नहीं हो रहा है, या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने आना था तो कहाँ उन्होंने अपने आप को पेश करना था। राहदारी का जो मेरे ख्याल में मलिक साहब हमें इस पर वाज़ेह करेंगे कि जो बेल होती है उसकी नोयत क्या होती है। एक कन्विक्टेड शख्स को क्या सुपुर्दारी, इसकी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल तो उसके लिए जो अंडर ट्रायल हो, ये तो अंडर ट्रायल नहीं थे, इनको तो वैसे बेल दी गई है कि ठीक है जी जाएं। तो इस पर मेरिट भी डिस्कस नहीं हुए, इस पर तो नैब ने भी कोई बात नहीं कि नैब से पूछा गया, उसने कहा नहीं हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप जो करना चाहें कर लें। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ फेवर करना है ना वो नज़र आता है। मैं फिर ये कहता हूँ कि अगरचे वो सज़ाएँ गलत थी, हमें उन पर भी एतराज़ था कि वो सज़ाएँ जिस तरह से दी जा रही थी वो इस तरह की ट्रेडिशंस नहीं थी, बिल्कुल ऐसे किया जा रहा था जैसे कोई समरी ट्रायल हो रहा है, लेकिन वो भी गलत था। और जिस तरह से रिलीफ दी गई है ना ये उससे ज़्यादा गलत है कि हमें ये समझ आ रहा है कि जैसे कानून कोई चीज़ समझी जा रही है, कानून कुछ भी नहीं है, कोर्ट्स कुछ भी नहीं है, कोर्ट्स का फैसला कुछ भी नहीं है, चलो भाई हो गई सज़ा, बंदे को जो है फुला अच्छा चलें सब बड़ी ख़त्म हो गया भाई, सारा कुछ ख़त्म हो गया, चले नए सिरे से खेलते हैं। ये तो समझ में नहीं आने वाला है ना। अच्छा। हम लोग क्या करें जिन्होंने ज़िंदगी भर कानून के बारे में जाना है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी यही काम किया है कि जनाब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बिल्कुल, तो हमें तो ये नज़र नहीं आता है। अच्छा नवीद साहब, आखिरी सवाल, क्या फिर हम ये समझ रहे हैं मिसाल के तौर पर जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी तो उसी वक्त एफआईए में तब्दीलियां हमने देखी और साथ ही फिर शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे, उनकी रिहाई भी हमने देखी, जज साहब ने फैसला दिया और उसके बाद जज साहब को सरकारी ओहदा मिलते भी देखा। तो इसके बाद हम इंतज़ार क्या करें कि आज अगर अपोजिशन में कोई शख्स है, उसके खिलाफ एफआईए है, उसके खिलाफ नैब है, उसके खिलाफ हुकूमत है, जिस तरह पंजाब हुकूमत ही अब कह रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को सलो दे देते हैं, इसी तरह पुलिस है, एंटी करप्शन है, तो इंतज़ार किया जाए कि कोई मसला नहीं है, ये जो केसेस बन रहे हैं जब हुकूमत आएगी तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। सर एक तो मैं सर की बात का जवाब दे दूं, जो प्रोटेक्टिव बेल का ये कंसेप्ट वो किया जा रहा है कि शायद वो भी नवाज शरीफ को नहीं दी गई, तो उसमें सर कोई कन्विक्टेड या एब्सकॉन्डर की कोई बात ऐसी नहीं है। अब कितने ऐसे मुकदमात हैं जिनमें एब्सकॉन्डर को भी प्रोटेक्टिव बेल दी गई और कन्विक्टेड का भी कोई उसमें मेरिट का मसला ही नहीं है। उसमें सिर्फ कोर्ट से इतनी सलाह होती है कि मैं रेलेवेंट कोर्ट को अप्रोच करना चाहता हूँ, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। और जब से मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने अपने ओहदे का हलफ लिया उस वक्त से लेके आज तक 221 मुकदमात में प्रोटेक्टिव बेल दी गई, जिनमें से 40 या 50 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को प्रोटेक्टिव बेल दी गई। और कभी भी किसी केस में कन्विक्टेड भी थे, एक दफा दी गई, वो टाइम पे नहीं पहुंचे, फिर दूसरी बार दी गई। 36 मुकदमात में एक ही दिन दी गई। जी जी। तो असली जेल में होते हुए लगारी साहब जो बात फरमा रहे थे वो ये है कि कन्विक्टेड हो, जेल में सर्व कर रहा हो अपनी सेंटेंस। सबर जरूर है कि गवर्नमेंट में होता है उसका कोई और होता है, इदारों का उसके हवाले से कुछ और सोच होती है, और जो अपोजिशन में होता है ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक हमारे मुल्क में हुक्मरानी नहीं होगी और कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, तो ये रहेगा। और जिस दिन हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो गया
उस वक्त अदालतों में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और चलिए सर। ये कॉन्सेप्ट हमने इंतजार इसके लिए करते बड़ी हैं अल्लाह ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, सही। मुल्क में सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जी जी मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। और लेकिन है। अभी तक मेरा ख्याल है कि वो जो जो हमारे मकासद थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके। अल्लाह करे इस मुल्क में बेहतरी आए और जी। ये कंसेप्ट खत्म हो कि अपोजिशन के साथ और ट्रीटमेंट होती है और हुकूमत वाले के चले। साथ और ट्रीटमेंट। सर अल्लाह करे कि 76 साल से हम यही सुन रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो, रूल ऑफ लॉ हो, जो कि देखा नहीं गया अब तक। तो देखते हैं कब तक आता है, ये ना हो कि अगले 76 साल जो है हम इसी तगदौ में लगे रहें। लगारी साहब, आखिर में हम बात करना चाह रहे हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी है, और उसमें देख रहे हैं कि डेडलाइन में कोई तौसीक़ की भी गुंजाइश नहीं है। नवीद हयात मलिक साहब, सर सो काइंड ऑफ यू, बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगारी साहब, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी, तो पाकिस्तान में अब लग रहा है, इससे पहले हमने डेट्स देखी लेकिन इस दफ़ा कह रहे हैं सरफराज बुगटी साहब निगरान वज़ीर दाखिला हैं कि जनाब हम एक जगह मुख्तस कर देंगे जहाँ पर जो लोग अभी तक वापस नहीं गए, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको फिर वहाँ से ख़ुद बॉर्डर पर ले जाया जाएगा और भेजा जाएगा। ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होगा लगारी साहब, ये कोई इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि यहाँ हज़ारों कम अज़ कम गैर कानूनी तौर पर हैं। कानूनी तौर पर तो एक अलग बात है, वो तो शायद 40 लाख तादाद होगी, गैर कानूनी तौर पर भी हज़ारों लाखों होंगे, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढूंढना, उनको ले जाना, फिर भेजना, ये काफ़ी तवील अरसा लग सकता है। बिल्कुल यकीनन। पहली बात यह है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, बर्मा से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, ईरान से भी हैं, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग यहाँ पर हैं। तो पहले बात ये कि आप एलियंस की जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, क्या आपके पास वो हिसाब है, और क्या ये कि वो लीगली मजाज हैं यहाँ रहने के, और जिनको आप 40 लाख को कह रहे हैं कि वो आपके पास लीगली हैं, वो इसलिए थे ना कि उनके मुल्क में बदअमनी थी। अब उनके मुल्क में वो सूरत हाल नहीं है, उनके मुल्क में तो ये सूरत हाल है ना कि वहाँ पर उनकी अपनी रिट भी है, हुकूमत भी है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ भी है, वहाँ सब कुछ है, और वो उनकी पसंदीदा हुकूमत भी मौजूद है, तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। तो ये एक कि लीगल हैं और हमारे पास हैं और 40 लाख हैं और वो रह सकते हैं, और अगर वो 45 साल से रह रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने जाली दस्तावेज़ात बना लिए उनका क्या करेंगे, जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवा लिए उनका क्या करेंगे, जिन लोगों ने जाली पासपोर्ट बनवा लिए उनका क्या करेंगे, जो लोग मुल्क से चले गए हैं और जाली तरीके से चले गए हैं उनका क्या करेंगे। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को एक सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो है कि जो पिछले 5000 साल से या 10,000 साल से जिनकी जनरेशन यहाँ रह रही हैं, और जो लोग यहाँ पर अभी पिछले 50-60 साल में यहाँ इस मुल्क के अंदर, या 40-45 साल में जो इस मुल्क के अंदर आए हैं, सबसे ज़्यादा महफूज वो हैं जो पिछले दिनों में आए। उनकी प्रॉपर्टीज जाकर देखें, उनकी जायदादें देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके बंगले देखें, उनके कारोबार देखें कि कितने बड़े वसी कारोबार चल रहे हैं, और वो एलियन है और लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। तो इसका क्या होगा? ये स्टेट की नाकामी की बात होती है कि स्टेट अपने आप को खुद अपने वजूद को, अपनी सरजमीन को, अपने वतन को और अपने लोगों को, उनके जिनके पास लेजिटिमेट राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, और एलियन जो हैं वो सब फ़ायदे उठा रहे हैं। तो ये तो सारी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में हुकूमत डेडलाइन का इजाफा तो शायद नहीं कर रही है, लेकिन अभी इनके पास कोई ऐसे इंतजामात भी नहीं है कि इन लोगों को बाहर भेज सकें या बाहर निकाल सकें। अच्छा, ये ज़रूर कह रहे हैं सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर दाखिला हैं निगरान, कि जी जियो फेंसिंग कर ली है, गैर कानूनी तारीक़ वतन किस गांव किस शहर में है इसका भी पता चला रहे हैं। कोई भी इन अफराद को, गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा, सख्ती से निपटेंगे। और अब तक 72,000 से ज़्यादा, 72,219 से ज़्यादा अफगान पनाह गुज़ीन जो हैं उनकी वतन वापसी हो चुकी है। तो ये हम समझते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद है। फिर भी 31 अक्टूबर तक की जी डेडलाइन है, और उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हुकूमत बार बार ये कह रही है, और उसके बाद फिर ख़ुद से इन लोगों को बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा और फिर वहाँ से आगे इनको अपने वतन भेजा जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।